नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका तथा वास्तु के इस प्रोग्राम के अंदर और हमारे अगले एपिसोड के अंदर, जहां पर आज हम बात करेंगे वास्तु की, लेकिन वास्तु की बात करेंगे आर्किटेक्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से। जी, एक आर्किटेक्ट के नज़रिए से वास्तु कितना इम्पोर्टेंट है और वास्तु की क्या जो चीज़ें हैं उसको ध्यान में रखना चाहिए एक आर्किटेक्ट को, इन सब विषयों के ऊपर आज चर्चा होगी। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा कर दूं कि आप लोगों ने प्रोग्राम को इतना पसंद किया। हमें खूब सारी मेल्स आप भेजते हैं, आचार्य जी के पास आपके काफ़ी सारी क्वेरीज आती रहती हैं, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आइए पहले स्वागत कर लें आचार्य जी का। आचार्य जी, जैसे आज हमने बात करी कि ये प्रोग्राम जो है, खास तौर पे ये एपिसोड जो है, हम लोगों ने डेडिकेट किया है आर्किटेक्ट्स को। जी। आज हम लोग बात करना चाहते हैं आर्किटेक्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से। हालांकि आपने बहुत कुछ समझाया, कौन सी चीज़ कहाँ होनी चाहिए, कैसे होनी चाहिए, लेकिन एक बहुत बड़ा क्वेश्चन रहता है हमेशा कि जब हम डिज़ाइनिंग करते हैं तो प्लॉट के हिसाब से हमारी एंट्री कहाँ से होनी चाहिए, एग्जिट कहाँ से होनी चाहिए, तो ये सब विषयों के ऊपर बातें चलेंगी। शुरुआत के तौर पे मैं आपसे एक क्वेश्चन ये करना चाहता हूँ कि एक एक क्वेश्चन ऐसा आया था जिसके अंदर आपका शायद आंसर ये था कि हमारे को इस दरवाजे से एंट्री नहीं रखनी चाहिए। जी। तो क्वेश्चन क्या था एग्जैक्टली मैं वो तो नहीं पढ़ पाया था, लेकिन आपका आंसर जरूर मैंने देख लिया था। सो ऐसा क्यों आपने एक जगह से एंट्री उनकी बंद करवाई? देखिए, एंट्री हमारे ना 16 दिशाएं हैं, ठीक है, जिसमें 4 कार्डिनल हैं, 4 डायगोनल हैं और 8 सब डायगोनल डायरेक्शन हैं। इनमें से हर एक डायरेक्शन का अपना महत्व है। अब व्यक्ति विशेष के हिसाब से और स्थान के हिसाब से हम डिसाइड करते हैं कि कहाँ से एंट्री होनी चाहिए। यूजली यही कहा जाता है, मतलब इट इज़ ऑल अवेलेबल ऑन नेट कि जी नॉर्थ ईस्ट एंट्री सबसे अच्छी होती है जी। और वास्तव में सबसे अच्छी होती भी है, उसमें कोई कहने वाली बात नहीं है। पर कुछ लोगों के लिए हम बताते हैं कि उनके लिए साउथ वेस्ट एंट्री भी अच्छी है, कुछ काम के लिए हम बताते हैं साउथ ईस्ट एंट्री भी अच्छी है, किसी काम के लिए नॉर्थ वेस्ट एंट्री भी अच्छी है। डिपेंड करता है कि व्यक्ति क्या है, वो क्या काम करता है, वो घर है या वो ऑफिस है या फैक्ट्री है, क्या भवन स्थान क्या है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो मैंने जहाँ उनको मना किया था तो वो एक घर था, उनके घर में 2 जगह से एंट्री थी जी। एक एंट्री थी जो नॉर्थ की तरफ से आती थी और एक एंट्री साउथ वेस्ट की तरफ से आती थी जी। तो मैंने उनको सलाह दी थी कि साउथ वेस्ट की एंट्री को आप बिल्कुल नेग्लिजिबली यूज़ करेंगे, क्योंकि वो घर था जी। और एक वो साधारण काम करने वाले व्यक्ति हैं, कोई ऐसा भी नहीं है कि वो विशेष काम करते हैं जिससे कि मैं बोलूँ कि जी साउथ वेस्ट आप खोल कर रख सकते हो। और नॉर्थ की एंट्री को मैंने बोला इसको आप ज़्यादा यूज़ करेंगे। नॉर्थ स्थान क्या है, कुबेर का स्थान है, वहाँ से जब भी आना जाना होगा तो धन का आगमन वहाँ से आता रहेगा। साउथ वेस्ट नेगेटिविटी का स्थान है, वहाँ से नैऋत्य कोण कहते हैं, नैऋत्यों यानी मृत्यु, तो वो नेगेटिविटी को अपने साथ लेके आता है। इसलिए हम बताते हैं कि उस स्थान को कम यूज़ कीजिए और नॉर्थ को ज़्यादा यूज़ कीजिए, वो उस पर्टिकुलर जगह के लिए था वो। अच्छा। अब ऐसा नहीं है कि लोग सोचे कि जी साउथ वेस्ट किसी व्यक्ति के लिए अगर अच्छा हो सकता है तो पता लगा बोले कि जी साउथ वेस्ट पूरी तरह खराब होता है, ऐसा नहीं है। नहीं, आज हम आपसे बड़ी स्पेसिफिक चर्चा करने वाले हैं। मैं समझता हूँ दर्शक भी इतने समझदार तो हैं ही कि वो ये समझ लेंगे कि हम लोग एक दिशा के हिसाब से आपसे वास्तु को समझने वाले हैं आज। मैं फिर से वापस अपने उसी सवाल पे आऊँगा कि ये तो आपने घर के विषय में आपने साउथ वेस्ट को मना कर दिया, पर आपने एक मेरे अंदर प्रश्न जगा दिया। आपने कहा साउथ वेस्ट उनके लिए ठीक नहीं था, तो किन के लिए ठीक रहता है? देखिए, साउथ वेस्ट उन लोगों के लिए अच्छा रहता है जिनका काम नेगेटिविटी के साथ पड़ता है। जी। अब वो लोग कौन होते हैं? जैसे लॉयर के पास कौन आएगा? जिसका झगड़ा झंझट कुछ फंसा होगा वो तभी लॉयर के पास आएगा। सही बात है। ठीक है ना? डॉक्टर बीमार होगा तभी आएगा डॉक्टर के पास, वरना बिना बीमारी के कौन आएगा डॉक्टर के पास? हम तो बल्कि ये कहते हैं, देखिए मैं आपके ज़रिए दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि साल में एक दिन ऐसा आता है जब हमें डॉक्टर्स के पास किसी भी वजह से ना जाएं, केवल बिना वजह जाएं और उनको थैंक यू बोल के आएँ। वो दिन होता है दीपावली से पहले धनतेरस का, जिस दिन धन्वंतरी भगवान का जन्म हुआ था। धन्वंतरी आयुर्वेद के दाता हैं और माना जाता है आज के डॉक्टर्स हैं वो धन्वंतरी के ही स्वरूप हैं जी। और हमें डॉक्टर्स कब हम जाते हैं? जब बीमार होते हैं। तो कभी कभी बीमारी के भी कभी कभी किसी केवल धन्यवाद देने के लिए भी उनके पास जाएं, वो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद हो सकता है।
तो डॉक्टर्स के लिए अब, क्योंकि ऐसा होता है, अब बहुत सारे लोग जैसे एस्ट्रोलॉजर्स हैं या बहुत सारा जो ऐसा काम करते हैं जिसका संबंध नेगेटिविटी से है, तो हम बोलते हैं ठीक है, उनको साउथ वेस्ट से एंट्री खोल लेनी चाहिए। सो ये एक आपने एक और चीज़ आपने बड़ी अच्छी खोल दी कि आपने कहा डॉक्टर्स के पास विशेष रूप से कोई एक दिन और समय निकाल के जाना चाहिए। एक बार ऐसा भी हुआ था कि आचार्य जी ने मुझे सलाह दी कि आप जेल जाकर वहाँ की रोटी ज़रूर खा के आइए। वो भी पूछ लेते हैं, वास्तु के हिसाब से जानकारी दी थी। तो देखिए, जेल का संबंध एक्चुअली वास्तु के हिसाब से नहीं है, वो दशा और दिशा, मैंने बताया ना कि जब इंसान की बदलती है तो भाग्य बदलता है। तो दशा कोई ऐसी रही थी जिसकी वजह से, जिसका योग बन रहा था, जेल का योग बन रहा था, तो उस योग में हम क्या कहते हैं, देखो आदमी जेल किस वजह से जा सकता है, कोई लड़ाई झगड़ा करके किसी वजह से जाए, किसी बात से जाए, तो बेटर है कि भाई खुद ही जाके वहाँ कुछ दान कराओ या कुछ खिलाया हो या कुछ वहाँ की चाय पियाओ या वहाँ की रोटी खाओ, कुछ ऐसा कर लो। ये बहुत बड़ा इलाज है उस पर्टिकुलर दशा को सेटल करने के लिए। जी, ये मैं भूल गया कि आचार्य जी एस्ट्रोलॉजी के भी महारथी हैं और अभी जस्ट रिसेंटली उनको ईटी ग्लोबल अवार्ड से भी नवाजा गया एज बेस्ट एस्ट्रो वास्तु कंसल्टेंट। उसके लिए बहुत बहुत बधाई आपको। धन्यवाद आप सभी का उसके लिए। जी। सो आचार्य जी, ये तो हुई, आपने अभी हमको बताया कि एंट्री कहाँ से होनी चाहिए, कैसे होनी चाहिए। कुछ दुकानें और कुछ शोरूम्स ऐसे होते हैं जिसका एक सिंगल दीवार ही उनका एक एंट्री पॉइंट होता है, वहाँ कैसे डिटरमिन करें कि लेफ्ट या राइट? देखिए, फिर वही बात ना, देखिए अब स्पेस छोटा हो चाहे बड़ा हो, है ना, उस स्पेस में अब बिल्कुल आप सही कह रहे हो, दुकान होती है बिल्कुल सामने से एकदम खुली होती है, चाहे उसका 6 फीट का मत्था है या 8 फीट का माथा है, मतलब लोग मत्था कहते हैं, होता माथा है, या उसको हम फ्रंट पोर्शन कह सकते हैं, फसाड कह सकते हैं। हाँ फसाड कह सकते हैं। तो वो जितना भी बड़ा हो, अब व्यक्ति के काम के हिसाब से अगर उसकी हम एडजस्ट कर सकते हैं कि भाई लेफ्ट से नहीं तो राइट से, राइट से नहीं तो सेंटर से, जहाँ से एंट्री ज़्यादा बेटर हो सकती है। जी। देखो हमने क्या करना है, हमारा मेन पर्पस है कि उस जगह का जो एनर्जी चैनलाइजेशन है वो ज़्यादा से ज़्यादा कोऑर्डिनेशन में रहे, सो दैट द पर्सन विल गेट द मोर बेनिफिट ऑफ इट। सो एक सवाल और कर लेते हैं, इससे पहले मैं अपने एक्सपर्ट को यहाँ बुलाऊँ। आज के हमारे एक्सपर्ट भी बहुत खास रहने वाले हैं, एक आर्किटेक्ट हैं पेशे से। तो इससे पहले कि वो आएँ और अपने आचार्य जी से हमारे सवाल पूछें, आचार्य जी ये तो शोरूम्स की बात हो गई जहाँ माथा एक होता है, वहाँ दरवाज़ा निकाल दिया जाता है। कुछ दुकानें होती हैं जो शुरू से लेकर आखिर तक खुली होती हैं, वहाँ पे एक सेल काउंटर लगा होता है। तो सेल काउंटर की भी कोई जगह खास? बिल्कुल, देखिए मैंने वही बताया था अभी कि आगे से खुला हुआ है, व्यक्ति कहाँ से अंदर आने पे ज़्यादा उसको पॉजिटिविटी मिल सकती है वो हम बता सकते हैं। ओके। मान लीजिए कोई ज़्यादा बड़ा है ही नहीं, 4 ही फुट का है, उसमें भी क्योंकि है तो वो एंट्री पॉइंट ना, है तो वो एरिया जहाँ से व्यक्ति ने घुसना है अंदर। हम 4 फुट चौड़े तो है नहीं, हमारी जाने के लिए छोटा सा रास्ता ही हमें चाहिए, तो उसमें से अगर हम कोई बेस्ट रास्ता चुन लें जो कि ज़्यादा पॉजिटिविटी दे सकता हो, अच्छा, तो वो हम उनको बताते हैं। बहुत खूब है। ये तो वास्तु के अंदर बहुत सा कुछ रहस्य छुपे हुए हैं। मैं समझता हूँ कि आपको इन नंबर्स को जल्द से जल्द डायल कर लेना चाहिए, चाहे आपकी 4 फुट की दुकान है या फिर 25 गज का घर है या 500 गज की कोठी है। आपको वास्तु की बहुत ज़रूरत है, ये नंबर्स आपको बहुत हेल्प करने वाले हैं। जल्द डायल कीजिए और संपर्क कीजिए। चलिए, अब समय हो चला है हमारे उस गेस्ट को यहाँ बुलाने का जिसके लिए मैं आपसे पहले भी जिक्र कर चुका हूँ, लेकिन उनके बारे में जान लेते हैं एक छोटी सी एवी के द्वारा। दोस्तों, ये था एक छोटा सा एवी जिसमें हमने जाना कॉन्टिनेंटल डिज़ाइनर्स के बारे में। मुकुल चौधरी जी के नेतृत्व के अंदर इस ऑर्गेनाइजेशन ने बहुत से बड़े बड़े काम करे हैं। हम उन्हीं से जान लेते हैं, वो हमारे साथ यहाँ विराजमान हैं, आचार्य जी से कुछ क्वेश्चंस पूछने के लिए भी आए हैं। तो मुकुल जी, आप बताइए कुछ अपने कंपनी के बारे में, अपनी फर्म के बारे में पहले। राजेश जी, मैं बेसिकली कॉमर्शियल प्रोजेक्ट्स करता हूँ जिसमें इंडस्ट्रीज़ ज़्यादा हैं और इंस्टीट्यूट्स हैं।
तो इस टाइप के काम करता हूँ मैं। ऑलराइट, सो जैसे अभी हम लोगों ने एवी में देखा कि आपने फैक्ट्रीज की भी काफ़ी डिज़ाइन हाँ करी जी। हुई। तो नॉर्मली आपके पास ये चीज़ें एज अ रेफरेंस आती हैं या फिर आप इसके लिए कुछ मतलब यू आर नोन इन योर सर्कल? यस, बाय रेफरेंस ओनली आई बाय गेट द रेफरेंस प्रोजेक्ट्स। ओनली हाँ यू जी, गेट इट। हाँ जी, ठीक है, तो मैं असल में इस प्रोग्राम के अंदर ये हाँ जी। जानने का उत्सुक रहता हूँ कि जब आप फैक्ट्री को डिज़ाइन कर रहे होते हैं या उसको खड़ा कर रहे होते हैं स्ट्रक्चर को, तो वास्तु की कितनी ज़रूरत पड़ती होगी आपको? सर वास्तु की तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि देखिए एक जो कमर्शियल इस्टेब्लिशमेंट है वो एक मनी जनरेटिंग जगह है हर किसी के लिए। जी। और वो जितनी बड़ी फैक्ट्री होगी उससे उतने ही लोगों की सैलरीज भी निकलनी है। तो इसीलिए वास्तु की तो ज़रूरत पड़ती ही है, क्योंकि मनी फ्लो हर किसी को चाहिए। तो आपसे मनी फ्लो के लिए ही लोग जो हैं वो वास्तु की डिज़ाइनिंग करवाते हैं फैक्ट्री को बनवाने से पहले, या और भी कारण रहते होंगे उसके पीछे? सर ज़्यादातर तो मनी फ्लो ही है। ज़्यादातर मनी फ्लो ही है। डेफिनेटली। राइट, सो इसके अलावा सर आपने क्या क्या बनाया, मतलब आप ज़्यादातर कमर्शियल्स में ही डील करते हैं? हाँ जी, फैक्ट्रीज ही ज़्यादा है। ज़्यादातर हाँ फैक्ट्री? जी, ज़्यादातर फैक्ट्रीज हैं और कुछ इंस्टीट्यूट्स भी हैं। अच्छा, इंस्टीट्यूट्स में कुछ अलग? ट्रेनिंग सेंटर्स काफ़ी बनाए हैं मैंने। जी। तो यस, डेफिनेटली ट्रेनिंग सेंटर्स के अंदर भी रिक्वायरमेंट रहती है वास्तु की, बट उतनी ज़्यादा नहीं जितनी हम देखते हैं कि फैक्ट्रीज के अंदर रहती है। वो कंसर्न रहते होंगे कि पैसा हम कमा पाएंगे कि नहीं कमा पाएंगे। डेफिनेटली, जिसके पास 10 करोड़ की टर्नओवर है उसको 50 चाहिए, जी, जिसके पास 50 की है उसे 500 चाहिए। जी जी। तो जबकि इंस्टीट्यूट में उतना नहीं रहता ये सब, बट ये फैक्ट्रीज में डेफिनेटली रहता है। तो सर आज आचार्य जी से आपने क्या सवाल पूछने हैं और आप पूछ सकते हैं। तो सवाल तो बहुत हैं जो मेरे क्लाइंट्स मेरे से पूछते रहते हैं। जी। तो आचार्य जी, जो जिस चीज़ पे अभी बात हो रही थी थोड़ी देर पहले कि एंट्री की जो बात हो रही थी, आपने रेजिडेंशियल की एंट्री की अभी बात की, बट फैक्ट्रीज के अंदर भी अक्सर देखा है कि बहुत सारे गेट होते हैं, है ना। और इन लोगों ने सबने सेग्रीगेशन ऐसे कर रखी होती है कि एक से मैनेजमेंट आएगी, एक से मटेरियल आएगा, एक से वर्कफोर्स अंदर जाएगी, और उस चीज़ को भी लेके लोग काफ़ी परेशान रहते हैं। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जी देखिए, क्या होता है कि जब एक फैक्ट्री बनती है उसमें कई सारे प्रोपोर्शंस होते हैं। अब वो फैक्ट्री किस चीज़ की डिपेंड करता है कि उस फैक्ट्री में मैन्युफैक्चर कुछ होता है या केवल कटिंग और स्टिचिंग का काम होता है, क्योंकि ना अलग अलग किस्म की फैक्ट्रीज हैं। जो वर्कफोर्स है उनका काम है कि वो टिक के मन लगाए काम करें, तो उसके लिए बिल्कुल अलग एंट्री का स्थान बना जाता है। होता क्या है कि मैनेजमेंट चाहता है कि उनके रास्ते में या उनके दायरे में बहुत ज़्यादा लोग आना जाना ना करें, और जो वर्कफोर्स वाले हैं वो फ्री रहें, कभी भी आ जा सकते हो। फिर एक होता है मटेरियल जहाँ से आना जाना करना है, तो जगह काम के हिसाब से अलग अलग गेट बिल्कुल होने चाहिए। पर उनका ना मैंने अक्सर देखा है कि वो जहाँ से मटेरियल निकलना चाहिए वहाँ से मैनेजमेंट आ रहा जा रहा है, जहाँ से मैनेजमेंट को आना जाना चाहिए वहाँ से वर्कफोर्स भी आ जा रही है, तो कहीं ना कहीं मिसमैच हो जाता है। अब होता क्या है कि जब भी कोई आएगा या जाएगा तो उस पर्टिकुलर डायरेक्शन की एनर्जी को अपने साथ कैरी करेगा, और वो एनर्जी कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट करेगी हमारे चारों तरफ ही। तो इसीलिए उसी हिसाब से हम बताते हैं कि किस किस जगह देख के काम के हिसाब से कि जी किस व्यक्ति को कहाँ से आना है। जैसे मैंने अभी बताया कि डॉक्टर्स हैं, अब डॉक्टर्स ने अगर आना जाना करना है किसी बड़े हॉस्पिटल के अंदर, ठीक है, तो हम कहेंगे कि भाई इसकी एंट्री ना साउथ वेस्ट से ही रखना, क्योंकि डॉक्टर्स का काम किससे, नेगेटिविटी के साथ ही ज़्यादा कनेक्ट करने का है। और अगर उनको उसके साथ कनेक्शन नहीं डेवलप होगा तो उनके पास पेशेंट ही नहीं आएगा, पेशेंट नहीं आएगा तो हॉस्पिटल नहीं चलेगा। सर मेरे को यहाँ पर एक छोटा सा प्रश्न आया है, फैक्ट्री के विषय में जो बात हो ही रही है, तो एक चीज़ होती है आय व्यय निर्धारण, तो इसके विषय में कुछ बताइए, कुछ समझाइए हमें। जी बिल्कुल, देखिए अक्सर क्या होता है कि लोगों को सारा वास्तु करा लिया, सब कुछ करा लिया, कुंडली भी देख ली, सब चीज़ें हो गई, फिर भी फ़ायदा नहीं हो रहा जी, ऐसे सवाल आते हैं। तो होता क्या है कि जो स्थान है उसका जो माप है, ये पूरी जो सृष्टि है आप देखना एक रेशो में ना डेवलप्ड है। आप फूल देखोगे, फूल के एक ही पंखुड़ी एक रेशो में बनी हुई है। हमारा शरीर का पूरा अलग अलग अंग एक रेशो में डिवाइड है, और अगर वो रेशो आपके रेशो के साथ मैच नहीं कर रहा है तो क्या होगा, वो मिसमैच क्रिएट होगा, तो काम उस तरीके से ढंग से हो नहीं पाएगा। और ऑब्वियसली जब उसको कहते हैं आय व्यय निर्धारण, तो व्यय ज़्यादा हो जाएगा और आय कम होगी,
और जहाँ व्यय ज़्यादा होगा, आय कम होगी, तो व्यक्ति को नुकसान होता है। तो हम क्या करते हैं, हम उस पर्टिकुलर स्थान का जो रेशो है व्यक्ति के रेशो के साथ मैच करते हैं, जिससे कि उसको आय ज़्यादा हो और व्यय कम हो। और ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो बहुत रेयरली लोगों को इसके ऊपर एक्सपर्टीज़ है, पर हम उसको अच्छे से करके देते हैं और हमने बड़े अच्छे रिजल्ट लिए हैं लोगों के। बहुत खूब है, ये तो आपके काम भी आएगी। डेफिनेटली जी, डेफिनेटली। जी। इसके ऊपर मैं एक और चीज़ आगे पूछना चाहूँगा जी। कि ये चीज़ जो आप बता रहे हैं आय व्यय का, ये जो ओनर होगा, ये आप ये कह रहे हैं कि उसके साथ डिपेंड करेगा? बिल्कुल, देखिए ना भाई, या काम पे भी करता, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ। ओनर और उस स्थान, ओनर और द प्लेस, दे बोथ हैव टू इन सिंक्रोनाइजेशन। और काम तो मतलब अगर किसी का लोहे का काम है या किसी नहीं, का वो कपड़े का वो है। काम को हम सेकेंडरी रखते हैं। जब वास्तु कर रहे हैं तो काम को हम उसमें वास्तु में देख ही रहे हैं। अच्छा, लेकिन अगर उस प्लेस का उस ओनर के साथ सिंक्रोनाइजेशन नहीं है इन रेशो, तो वो कहीं ना कहीं वो फिर डिस्टर्ब करता है। चाहे कितना अच्छा वास्तु कर ले, कुछ भी कर ले, उसके बावजूद भी प्रॉब्लम्स आती है। लोगों ने हमारे पास आके शिकायत करी कि जी हमने तो वास्तु भी करा लिया, हमने तो ज्योतिष को भी सब कुछ करा लिया, सारी चीज़ें हम आपके हिसाब से हमने कर ली, फिर कहाँ प्रॉब्लम आ रही है? बिल्कुल। तो फिर जो प्रॉब्लम आ रही है, वो प्रॉब्लम वो उस वजह से आ रही है कि जो प्रॉपर्टी है, जो स्थान है, उसका जो रेशो है वो व्यक्ति के रेशो के साथ मैच नहीं कर रहा है। तो उसकी पूरी एक विधि है जिसके हिसाब से हम पूरा करते हैं। इट्स ए लॉन्ग प्रोसेस, उसमें काफ़ी समय भी लगता है और उसके अंदर कई सारी चीज़ें करनी होती है। पर हाँ, उसको जब हम मैच कर लेते हैं, इट गिव्स ट्रेमेंडस रिजल्ट्स। तो क्या ये विधि शुरू में करा लेनी चाहिए या फिर बीच में भी करा सकते हैं? करा तो हम कभी भी सकते हैं, लेकिन मैं सलाह दूंगा जब आप बना रहे हैं, है ना, देखिए जब आप कर ही रहे हैं, इतना खर्चा, मान लीजिए एक फैक्ट्री बनाने में, मैं नहीं समझता कोई छोटी से छोटी फैक्ट्री भी 50 लाख करोड़ से कम में कहाँ बनती है। जब व्यक्ति इतना खर्चा कर रहा है, तो और अगर 4-5 लाख रुपए खर्च करके उसे पहले से ही ऐसा एडजस्ट कर ले अपने हिसाब से, जी, तो ज़्यादा बेटर नहीं है? ठीक बात। वो हमेशा अच्छे रिजल्ट देगा आपको। जैसे आपने कहा कि आप इंस्टीट्यूट्स भी करते हैं, हाँ। तो इंस्टीट्यूट्स का फैक्ट्री से कुछ अलग कंसर्न रह सकता होगा? इसका बिल्कुल वास्तु- बिल्कुल रहता है जी। आचार्य जी, अगर मैं इंस्टीट्यूट्स की बात करूं, तो इंस्टीट्यूट्स में जो ओनर्स हमारे पास आते हैं, तो उनका कंसर्न डेफिनेटली ये रहता है कि मेरे यहाँ से पढ़ा हुआ जो स्टूडेंट है वो इस लाइन में टॉप करें, है ना, क्योंकि उसी से उनका रिजल्ट रिलेटेड रहता है। तो ये भी इस चीज़ को भी हम एड्रेस कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। देखिए, एक इंस्टीट्यूट है जो जहाँ पर बच्चे पढ़ते हैं, है ना, उस इंस्टीट्यूट में कोई दोबारा कब जाएगा? जब वहाँ के बच्चे उस पढ़ाई को अच्छे रिजल्ट्स पे लेके आएंगे। अब वो कैसे होंगे? वहाँ पर अगर बच्चे सही स्थान पर बैठ के पढ़ते हैं, सही दिशा की ओर मुख करके पढ़ते हैं, जो कि हम अक्सर बताते हैं कि पढ़ाई करते हुए, मैं दर्शकों को बता दूं, ये एक बहुत सामान्य सी बात है, बच्चे कहीं भी बैठे हों, लेकिन उनसे अगर अच्छा रिजल्ट चाहिए तो पढ़ते वक्त अब उनका मुख ईस्ट की तरफ ही होना चाहिए, पूर्व दिशा की ओर बैठ के ही मुख करके ही पढ़ाई करें। हम बताते हैं पढ़ने के लिए स्थान, अच्छा स्थान तो नॉर्थ ईस्ट है जब बैठने का, लेकिन पूर्व की तरफ मुंह करके बैठे वो ज़्यादा अच्छा है। हमेशा, कई बार जगह नहीं भी होती तो पूर्व की तरफ मुंह करके बैठ जाएं, वो ज़्यादा अच्छे आपको रिजल्ट देगा। तो उस हिसाब से हमें चीज़ों को एडजस्ट करें अगर इंस्टीट्यूशन में भी, कि बच्चे का मुख सही जगह पे हो, टीचर सही जगह। देखो, फिर टीचर की इंपॉर्टेंस है। कई बार क्या होता है, टीचर पढ़ाने में बहुत अच्छे हैं, लेकिन क्या बात है कि लेकिन वो कुछ चीज़ें वो अच्छे से डिलीवर नहीं कर पा रहे हैं। रीज़न बीइंग कि जहाँ वो खड़े हैं वो जगह उनको नेगेटिविटी दे रही है, जिसकी वजह से वो डिलीवरी उनकी पढ़ाने की जो बात है वो ढंग से कह ही नहीं पा रहे हैं। तो वो उनका स्थान सही होना चाहिए जहाँ वो खड़े हैं, और ये सब चीज़ें आपस में मैच कर दें, और उनका जो मालिक है, जो इंस्टीट्यूशन का मालिक है, वो सही जगह बैठा हो। वहाँ पर और भी स्टाफ होते हैं कि इंस्टीट्यूशन में अकाउंट्स भी होता है, इंस्टीट्यूशन में सेल्स डिपार्टमेंट भी होता है, कई सारे डिपार्टमेंट होते हैं। सबको अगर हम कायदे से सेट कर दें और पढ़ने के स्थान को सही से सेट कर दें, बहुत अच्छे रिजल्ट देता है। तो आपका ये कहना है कि अगर हम इंस्टीट्यूट में बच्चों को एक पर्टिकुलर दिशा के साथ बिठाएं तो डेफिनेटली इंस्टीट्यूट के रिजल्ट अच्छे आएंगे? बिल्कुल बिल्कुल आएंगे, बिल्कुल आएंगे। तो आचार्य जी, जैसे नॉर्थ ईस्ट और जैसे आपने बताया अभी, तो वो नॉर्थ का जो हम लोग चयन करते हैं कि ये दिशा सही है, क्योंकि ज़्यादातर इंस्टीट्यूट जो होते हैं वो कई छोटी जगहों पे, बहुत ही भीड़ भड़के वाली जगह में बने होते हैं, जहाँ पे उनको इस तरफ भी दीवार है, इस तरफ भी दीवार है। तो किस तरीके से नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ का हम चयन करें, अंदर जाकर या कैसे? देखिए, ये तो इंस्टीट्यूट की आप बात कर रहे हैं। किसी भी संस्थान में, किसी भी बिल्डिंग में जब भी हम उसका डायरेक्शन चेक करते हैं तो उसके बिल्कुल सेंटर में खड़े होके ही करते हैं। अच्छा। और सेंटर से ही देखा जाता है,
कि कौन सी डायरेक्शंस कहाँ पे आ रही हैं, कहाँ पे कैसी कैसी वाइब्रेशंस आने के हमारे पास चांसेस हैं। तो अंदर जाके ही देखेंगे, बाहर से तो देख ही नहीं सकते, कि बाहर से तो हम देखेंगे तो वो हमें कहीं और की हमें डायरेक्शन दिखाएगा। जैसे जैसे हम अभी स्टूडियो में बैठे हुए हैं, यहाँ से अगर मैं देखूंगा तो नॉर्थ शायद हो सकता है मेरे सामने दिखाए, लेकिन मैं स्टूडियो में थोड़ा सा और 10 कदम आगे चला जाऊंगा तो नॉर्थ और आगे खिंच सकता है, दिखाएगा। तो हम देखते हैं कि हमें बिल्डिंग देखनी है तो बिल्डिंग के मध्य भाग से, सेंटर से ही हम उसको चेक करते हैं। इसमें एक आर्किटेक्ट साहब बैठे हुए हैं हमारे साथ में, तो वो ज़्यादा अच्छे से बता पाएंगे। कई दफ़ा ऐसा होता है कि जिसकी बिल्डिंग को हम लोग बोल रहे होते हैं कि आप दरवाज़ा यहाँ से नहीं, यहाँ से निकालें, कई दफ़ा उनको ये चीज़ डिज़ाइन के तौर पर पसंद नहीं आती। चलिए, अगर आपके वास्तु की एक इंस्ट्रक्शंस को मान के वो चला भी लें तो अंदर का कुछ आर्किटेक्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ें बिगड़ जाती हैं, जैसे स्टेयरकेस जा रही होती हैं। तो इसका भी शायद कुछ होता है ना कि राइट या लेफ्ट से स्टेयर घूमनी चाहिए। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल होता है। अब देखिए है क्या, मैं बिल्कुल इस चीज़ को समझता हूँ कि किसी भी बिल्डिंग को बनाने में जिनकी बन रही है बिल्डिंग और आर्किटेक्ट, उनका अपना काम ये है कि उसमें से मैक्सिमम स्पेस का यूटिलाइजेशन निकाल सकें जी, है ना। अब वो मैक्सिमम स्पेस का यूटिलाइजेशन निकालने के लिए वास्तु के नियम के हिसाब से चलेंगे तो वो स्पेस ऑब्वियसली उसके अंदर कुछ ना कुछ चीज़ें हिलती है, उसमें कोई कहने वाली बात ही नहीं है। पर हमारी ये कोशिश रहती है, हम समझाते हैं कि आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप प्रिंसिपल्स को, वास्तु के जो प्रिंसिपल्स को यूज़ करते हुए अगर आप उसको करेंगे, वो उतना ज़्यादा फ़ायदा देगा। क्योंकि एंट्री तो है, अब गेट ठीक है, आपने इधर की जगह इधर बना दिया, अब वहाँ से स्टेयरकेस भी जा रहा है या वहाँ से स्टेयरकेस की जगह कहीं और बन ही नहीं रही है, तो वो कहीं ना कहीं चीज़ें फिर हमें कॉम्प्रोमाइज़ तो करनी पड़ेंगी जगह के हिसाब से। अगर जगह छोटी है, अगर जगह बड़ी है, जैसे पहले के समय में होता था, बड़े बड़े प्लॉट हुआ करते थे, बीच का आंगन पूरा खाली रहता था, चारों तरफ अलग 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 चीज़ों के कमरे हुआ करते थे, ऊपर भी कमरे हुआ करते थे। आज भी गांव में आप आज भी जाएंगे, बहुत सारे घर, बहुत सारी चीज़ें आपको ऐसी बने मिलेंगी, लेकिन अगर है ही नहीं, अब आप लोग फ्लैट्स में रहते हैं, अब एक मान लीजिए कि जी 10 एकड़ के उसमें उसने कम से कम 2000 फ्लैट बनाने हैं, तो अब उसके अंदर तो उसको स्पेस यूटिलाइजेशन ज़्यादा से ज़्यादा करना पड़ेगा। अब उस स्पेस यूटिलाइजेशन में कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़ते हैं। तो हमारा ये सलाह रहती है, ये सजेशन रहता है कि आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा प्रिंसिपल्स को अच्छे से यूज़ कर पाएँ वो करें, अदरवाइज़ फिर रेमेडीज़ तो करनी पड़ेंगी। तो मुकुल जी, आप बैठे हैं यहाँ पर, तो आपसे भी एक क्वेश्चन पूछ ही लेता हूँ कि जैसे आपने एक डिज़ाइन बनाया, हाँ जी, और आपका वास्तु का जो कंसल्टेंट है वो जिसका प्लॉट है उसका अपना है, हाँ जी, तो वो आपको बोलता है जी ये आपका नक्शा तो पास नहीं हुआ, ये फेल कर दिया हमारे वास्तु वाले, तो कितनी तकलीफ होती होगी? जी, ये तो बहुत बार होता है। अच्छा, हाँ जी, कि नक्शा बनता है और उसके बाद पता चलता है कि जी ये तो वास्तु के हिसाब से नहीं है, ये तो बिल्कुल ही कैंसिल हो गया, इसको आप दोबारा कीजिए। अच्छा। तो अब तो तकलीफ नहीं होती, ठीक है ना, शुरू में बहुत होती थी। अब तो पता है कि देखिए वास्तु के प्रिंसिपल ज़रूरी हैं, ठीक है ना, डेफिनेटली, तो इसलिए तकलीफ नहीं होती। बट ये ज़रूर रहता है कि अगर शुरू से इस सिंक्रोनाइजेशन में काम हो, है ना, तो बार बार रिवर्क ना वास्तु कंसल्टेंट को करना पड़े और ना आर्किटेक्ट को करना पड़े। बिल्कुल सही है ये बात कि शुरू से ही अगर हम वास्तु की कंसल्टेशंस को साथ में रखें तो नक्शे में तब्दीलियां कम से कम करनी पड़ेंगी, आपके हिसाब से वो जगह बनेगी, आपको फल देने वाली वो जगह बनेगी। और मैं ये हमेशा कहता आया हूँ कि यदि आपको आचार्य जी की कोई भी मदद चाहिए तो ये नंबर्स यहाँ तो डायल करें ही करें, लेकिन कुछ भी करने से पहले एक बार संपर्क किसी न किसी वास्तु एक्सपर्ट को ज़रूर करें। आचार्य जी तो आपकी हेल्प के लिए यहाँ मौजूद हैं ही। साथ ही में मैं अपने गेस्ट का भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, उन्होंने समय निकाला, हमारे साथ यहाँ गुफ्तगू करी। और आर्किटेक्ट हैं, फैक्ट्रीज़ आपने डिज़ाइन करनी हो या आपने अपना कोई इंस्टीट्यूट डिज़ाइन करना हो या घर बनवाना हो, नंबर्स हम इनके यहाँ पे दे रहे हैं, ज़रूर डायल कीजिएगा। ऐसे ही जुड़े रहिए, ऐसे ही प्यार भेजते रहिए। धन्यवाद। निदान प्रणाम साथियों, मेरा नाम तनिष्क है, आपकी टैरो कार्ड रीडर फ्रॉम द निदान। पिछले कुछ लास्ट एपिसोड्स में हमने ये जाना कि टैरो के क्या क्या मिथ्स होते हैं। अब हम जानेंगे टैरो के क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं।
टैरो का सबसे बड़ा बेनिफिट है सेल्फ डेवलपमेंट। टैरो एक सेल्फ डेवलपमेंट टूल है। जैसे कि आप वक्त के साथ टैरो सीखेंगे और उसके बाद उसको यूज़ करने की कोशिश करेंगे, तो वैसे ही आपको पता लगेगा कि कितने सारे आपके इनर डिलेमास हैं जो क्लियर हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको स्ट्रेस महसूस हो रहा है और टैरो से आपको पता लगता है वो स्ट्रेस सिर्फ इसलिए है क्योंकि आपके थॉट्स ओवर पावर कर रहे हैं, तो आप अपने थॉट्स पे वर्क कर सकते हैं। टैरो हमको रूट कॉज पे पहुंचाने की बहुत हेल्प करता है। चलिए आइए देखते हैं दिसंबर का ये तीसरा हफ्ता आप सबके लिए कैसे रहने वाला है। पहले देखते हैं फायर साइंस। फायर साइंस यानी कि एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस। फायर साइंस के लिए ये हफ्ता काफ़ी रोमांटिक रहने वाला है। या तो आप प्रपोज करने की सोच रहे हैं या फिर आपको रिश्ता आने वाला है। तो ज़रूर ध्यान दीजिएगा कि अगर आपको रिश्ता आने वाला है तो वो रिश्ता सूटेबल है। आइए देखते हैं कि वाटर साइंस का क्या हाल है। वाटर साइंस यानी कि कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो। आप लोग अपने थॉट्स को इतना ओवर पावर करने की क्षमता दे रहे हैं कि आपको स्ट्रेस और एंजाइटी बहुत महसूस हो रही है। तो अपने थॉट्स को इतना ओवर पावर मत करने दीजिए। याद रखिए, यू आर इन कंट्रोल ऑफ योर सेल्फ, योर थॉट्स नॉट। आप अपने कंट्रोल में रहने चाहिए, आपके थॉट्स आपको कंट्रोल नहीं कर सकते। आइए देखते हैं अर्थ साइंस का क्या हाल है। अरे वाह, आज तो अर्थ साइंस के लिए दो कार्ड्स निकल गए। अर्थ साइंस यानी कि टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न। अर्थ साइंस के लिए ये हफ्ता काफ़ी बेनिफिशियल होने वाला है। काफ़ी फाइनेंशियल ग्रोथ होने वाली है और कुछ लोगों का प्रमोशन भी होने वाला है। बट जो लोग का प्रमोशन हो रहा है, याद रखिएगा, जितनी ज़्यादा पावर मिलती है उतनी ही बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है। तो ये आपका गाइडेंस है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हमारे एयर साइंस यानी कि जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस। आप लोगों के लिए गाइडेंस है लीप ऑफ फेथ। लीप ऑफ फेथ यानी कि अपने आप पे भरोसा रखें, वक्त पे भरोसा रखें, ब्रह्मांड पे भरोसा रखें, भगवान पे भरोसा रखें और जो आप सोच रहे हैं करने की, जो डिसीजन आप बनाने की सोच रहे हैं, वो ज़रूर लें। तो आई होप आप सबको ये रीडिंग्स आपकी रेजोनेट करें, आप सबका ये वीक बहुत अच्छा जाए। और अगर आपको पर्सनल गाइडेंस चाहिए तो हमारा फ़ोन नंबर यहाँ पे नीचे फ्लैश हो रहा है, इस पे हमें कांटेक्ट करें और अपने लिए गाइडेंस लें। मेरा नाम तनिष्क, आपकी टैरो कार्ड रीडर फ्रॉम द निदान। निदान प्रणाम।